नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। 11 राज्यों में 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली और एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को हटाया और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में विधानसभा की 58 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज कराई जा रही है। बिहार में वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी आज हो रही है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इसके आधा घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना शुरू होने के घंटे भर बाद रुझान मिलने लगेंगे। इस बार अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किए जाने को देखते हुए परिणाम मिलने में कुछ अधिक वक्त लगेगा। पूरे राज्य में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 414 कमरों में वोटों की गिनती की जा रही है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए किसी भी मतगणना कक्ष में 7 से अधिक टेबल लगाने की अनुमति नहीं है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर और 3 तथा 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। और अब मतगणना की ताजा स्थिति की जानकारी के लिए चलते हैं हम पटना से हमारे संवाददाता केके लाल के पास। केके लाल जी, आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए क्या ताजा जानकारी है? निखिल, मैं इस समय पटना स्थित एएन कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र के पास खड़ा हूँ। यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती हो रही है। पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जा रही है। इसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। आधे घंटे के बाद मतगणना का रुझान मिलने लगेगा। ईवीएम की संख्या अधिक होने के कारण इस बार परिणाम आने में देर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 45% अधिक ईवीएम मशीनों का चुनाव में उपयोग किया गया। पूरे राज्य में 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 414 मतगणना हॉल में वोटों की गिनती की जा रही है। पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और सिवान में 3-3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मधुबनी, पूर्णिया और दरभंगा समेत 8 जिलों में 2-2, बाकी बचे जिलों में 1-1 मतदान केंद्र हैं। जी केके लाल जी, ये तो आपने बता दिया कि क्या ताजा जानकारी है। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो इसे देखते हुए मतगणना के क्या प्रबंध किए गए हैं? निखिल, चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मतगणना हॉल में 14 की जगह 7 मतगणना टेबल लगाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। मतगणना कर्मियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही केंद्रों में जाने की अनुमति दी गई। सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई है। जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। निखिल जी केके लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनावों की मतगणना के रुझान आयोग की वेबसाइट result.eci.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे। ये रुझान सभी मतगणना केंद्रों के साथ वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर भी दर्शाए जाएंगे। रुझान वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे और इन्हें कुछ मिनट के बाद अपडेट किया जाता रहेगा। वेबसाइट और मोबाइल ऐप में वही जानकारी दिखाई जाएगी जो मतगणना केंद्रों से रिटर्निंग ऑफिसर उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। इन सीटों पर पिछले सप्ताह उपचुनाव कराया गया था।
कोविड संबंधी प्रोटोकॉल के चलते एक मतगणना कक्ष में केवल 7 मेजों के ही लगाए जाने की इजाजत दी गई है। बुलंदशहर और मल्हनी सीट पर मतगणना 3 हॉल में हो रही है, जबकि बाकी की 5 सीटों पर ये 2 हॉल में की जा रही है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें अमरोहा की नौगावा सादात भी शामिल है, जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन से खाली हुई थी। इस सीट पर आज उनकी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता चौहान की किस्मत का फैसला होगा। कानपुर शहर की घाटमपुर सीट पर उपचुनाव राज्य सरकार में मंत्री रही कमला रानी वरुण के निधन की वजह से हुआ है। टुंडला सीट यहां के विधायक एसपी सिंह बघेल के लोकसभा में चुने जाने की वजह से खाली हुई थी। वहीं उन्नाव की बांगरमऊ सीट से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। बुलंदशहर, देवरिया और मल्हनी की सीटें वहां के विधायकों क्रमशः भाजपा के वीरेंद्र सिंह सिरोही और जन्मेजय सिंह तथा समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव की मृत्यु की वजह से खाली हुई हैं और यहां उपचुनाव कराना पड़ा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना भी शुरू हो चुकी है। देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से हुई। मध्य प्रदेश में इन 28 सीटों पर कुल मिलाकर 46,619 वोट डाक के जरिए मिले हैं। सबसे ज्यादा 3,675 डाक मतपत्र भिंड जिले के महगांव विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। वहीं सबसे कम डाक मतपत्र 491 शिवपुरी जिले की करेरा सीट पर मिले हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मतगणना के सबसे अधिक 32 राउंड ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 18 राउंड अनूपपुर विधानसभा सीट पर होंगे। वहीं अधिकतर सीटों पर चुनाव परिणाम औसतन 20 राउंड की मतगणना के बाद ही घोषित हो पाएंगे। मतगणना के बाद रैंडमली चयनित 5-5 वीवीपैट मशीन की वोटिंग स्लिप की अनिवार्य रूप से गणना कर सत्यापन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 201 विधायक हैं। इनमें से भाजपा के 107, कांग्रेस के 87, बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। कुल 29 सीट रिक्त हैं, जिनमें से 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव के बाद किसी भी दल को सत्ता में बने रहने के लिए 115 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए 8 तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव के लिए मतों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी को देखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई और दोपहर तक नतीजे मिल जाने की संभावना है। आज की मतगणना में पूर्व मंत्री भाजपा के उम्मीदवार किरीट सिंह राणा सहित 81 उम्मीदवारों का भविष्य तय हो जाएगा। अबडासा, लिंबड़ी, मोरबी, करजन और डांग विधानसभा सीटों की मतों की गिनती जिला मुख्यालयों पर हो रही है, जबकि धारी, गढ़ड़ा और कपराड़ा सीटों की मतों की गिनती अपने मत क्षेत्र में ही हो रही है। 8 विभिन्न स्थानों पर 25 हॉल में 97 टेबल पर यह मतगणना हो रही है। मतगणना केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है और मतों की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है। उपचुनाव वाली सभी 8 सीटें पहले कांग्रेस के पास थी, जिससे आज के नतीजों में सत्तारूढ़ भाजपा को नुकसान की गुंजाइश बहुत कम है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन एससीओ काउंसिल के राष्ट्र अध्यक्षों के 20वें सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसका आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। 8 सदस्य देशों रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। एससीओ के 4 प्रेक्षक सदस्य ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली बैठक है जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है और यह तीसरी बैठक है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था और 2017 में भारत पूर्ण सदस्य बना। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की शिखर सम्मेलन संगठन का मुख्य निकाय है जो अगले वर्ष के लिए कार्यसूची और संगठन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि शामिल हैं। बैठक के दौरान संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना एससीओ रेड्स के कार्यकारी निदेशक वक्तव्य रखेंगे। यह शिखर सम्मेलन मॉस्को घोषणा पत्र के साथ समाप्त होगा।
कोविड-19, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इंटरनेट पर आतंकवाद का प्रसार रोकने जैसे मुद्दों पर एससीओ के वक्तव्य भी होंगे। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण आईटीएटी के अत्याधुनिक कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। आईटीएटी की कटक पीठ का गठन 23 मई 1970 को किया गया था और पिछले 50 वर्ष से ये किराए के परिसर में कार्य कर रही थी। आईटीएटी के नवनिर्मित कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई थी। आयकर अपीलीय अधिकरण आईटीएटी के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रत्यक्ष करों से संबद्ध एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है और इसके आदेश अंतिम माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना हमारा संकल्प और दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुल 614 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा कहना है लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। हाल ही में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड योजना से गांवों में जमीन जायदाद संबंधी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। 11 राज्यों में 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली और एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को बर्खास्त किया और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इन्हें जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये प्रतिबंध उन सभी शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। हालांकि एनजीटी ने उन शहरों और कस्बों में पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है जहां वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे दर्ज की जा रही है। साथ ही अधिकरण ने कहा कि दीपावली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों या अवसरों के दौरान पटाखे जलाने की सीमा 2 घंटे है। फिलहाल कई राज्य सरकारों ने त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति या प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपने दिशा निर्देश तय किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में पटाखों पर लगे प्रतिबंध का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर वायु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस और सभी जिलाधिकारी मिलकर प्रतिबंध को सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई पटाखे जलाता है या उनकी बिक्री करता है तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा चलाएगी।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने पटाखे बेचने पर अब तक 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं और पटाखे जलाने पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और केरल। सर्दी और त्योहारों के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस दौरान और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सर्दी के महीनों में सांस से फैलने वाले वायरस का प्रकोप भी बढ़ जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में पुणे में कोविड जांच की केवल एक प्रयोगशाला थी, जो अब 2074 हो गई हैं। अब रोजाना 15 लाख जांच करने की क्षमता हासिल कर ली गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है। कोविड मृत्यु दर के मामले में भारत विश्व के सबसे कम मृत्यु दरों वाले देशों में शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। 79,17,373 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या के 6% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड के उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या का 92% है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड से निपटने की समग्र रणनीति, लगातार जांच, संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। महाराष्ट्र में कल 3,277 नए रोगियों की पुष्टि के साथ ही कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 17,23,135 हो गई है। मुंबई में कल 599 नए रोगी सामने आए। मुंबई शहर और उपनगरों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या घटने के साथ 1,241 कंटेनमेंट जोन भी कम होने की जानकारी बृहन मुंबई महानगर निगम ने दी है। इस महीने के पहले सप्ताह में सील की गई इमारतों की संख्या 1,159 तक कम हुई और झुग्गी झोपड़ी में घोषित कंटेनमेंट जोन की संख्या 82 हो गई। इसी बीच महानगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि कोविड-19 की घटती संख्या को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है ताकि इस संक्रमण की दूसरी लहर से बचा जा सके। कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने हेतु इस वर्ष दिवाली का त्योहार भी सादगी से मनाने की अपील उन्होंने नागरिकों से की है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कल 2,257 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2,308 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या कम होकर 18,825 हो गई है। इस बीच तमिलनाडु का चिकित्सा शिक्षा निदेशालय अगले सोमवार को MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों की रैंकिंग की सूची जारी करने की योजना बना रहा है। अभी तक 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर की चिकित्सा काउंसलिंग के लिए नामांकन कराया है। 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। रैंकिंग सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग होगी और सीटों का आवंटन किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य कोटे के तहत स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी सहित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट टेस्ट पास कर चुके सरकारी डॉक्टरों को 50% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। कर्नाटक में कल 1,963 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 8,48,850 हो गई है। कल ही 2,686 लोग स्वस्थ भी हुए। अभी तक 8,04,485 लोग कोविड के उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कल 19 व्यक्तियों की मौत हुई, जिसके बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,410 हो गई है।
ओडिशा में कोविड से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अभी तक 2,89,689 रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या नए संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक दर्ज हो रही है। कल 1,521 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,219 नए रोगी सामने आए। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,02,793 पर पहुंच गई। दिल्ली में कल 5,023 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,43,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अब तक 3,96,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक कोविड-19 से 7,060 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी के साथ विशेष चर्चा में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से बिना किसी हिचकिचाहट कोविड की जांच कराने के लिए आगे आने का आग्रह किया। जो टेस्ट कराने के जो सेंटर्स और जो फैसिलिटीज हैं वो काफी अब हद तक बिल्कुल सभी के वश में है। मतलब कि किसी को भी अगर टेस्ट कराने की जरूरत होती है तो वो आसानी से करा सकता है। अब टेस्ट कराने का एडवांटेज ये होगा, एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि आप इन्फेक्टेड है, तो आप सावधानी लेंगे ताकि आप अपने क्लोज वंस को इन्फेक्शन न दें। और खुदा ना खास्ता कल अगर आपकी हालत बिगड़ती है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप कोविड के मरीज है और आपको कोविड सेंटर में इलाज के लिए जाना है, तो इससे आपकी जान भी बच सकती है, प्लस आप आसपास इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। महाराष्ट्र में अलीबाग सत्र न्यायालय ने कल रायगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक की अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देने से मना करने और गोस्वामी को नियमित जमानत मांगने के लिए कहने के बाद ये याचिका दायर की गई। अलीबाग अदालत आज इस याचिका पर रायगढ़ पुलिस द्वारा गोस्वामी की हिरासत के लिए दी गई संशोधित अर्जी पर सुनवाई कर सकती है। गोस्वामी और 2 अन्य व्यक्ति फिरोज शेख और नीतीश सारदा को अलीबाग पुलिस ने बुधवार को अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में करीब 23 अरब रुपए जारी करने का आदेश दिया है। ये 1 खरब रुपए के राहत पैकेज की पहली किस्त है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने की थी। ये राशि नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, कोंकण और नासिक मंडलों में वितरण के लिए जारी की गई है। मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनके निकट परिजन बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मारे गए, जिनके घर तबाह हो गए या जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई या पशुओं की जान चली गई। मुआवजा मछुआरों को भी दिया जाएगा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में महात्मा गांधी पर आयोजित एक समारोह में गांधी के बारे में मेरी समझ पर एक विशेष संकलन जारी किया है। इस अवसर पर भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ये संकलन नेपाल के युवाओं को महात्मा गांधी के करीब लाएगा, जिनका जीवन और आदर्श आज भी विश्व के लिए समसामयिक, सार्वभौमिक और प्रासंगिक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया है। ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के निदेशक क्रिस्टोफर मिलर कार्यवाहक रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि क्रिस्टोफर मिलर बेहतर काम करेंगे। श्री ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में अब तक राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के समक्ष हार स्वीकार नहीं की है और चुनाव के अनुमानित नतीजों को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। 20 जनवरी को श्री बाइडेन के पद संभालने से पहले श्री ट्रंप को अभी भी प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार है। म्यांमार में सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी रविवार को हुए मतदान में फिर से बहुमत हासिल करेगी। निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक नतीजे जारी नहीं किए हैं। उसका कहना है कि मतों की गिनती में समय लगेगा। आंग सान सूची के नेतृत्व में एनएलडी 2015 में भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। उसने संसद में 390 सीटें जीती थीं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस बीच महिला क्रिकेट में कल शारजाह में खेले गए फाइनल मुकाबले में ट्रेल ब्लेजर्स ने मौजूदा चैंपियन सुपरनोवाज को 16 रन से हराकर 2020 चैलेंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। चेन्नई में तापमान 23 डिग्री और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 20 और 31 डिग्री के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में तापमान 10 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। यहां तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी निखिल, सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण और पटाखों की। बढ़ते प्रदूषण और पटाखों पर रोक से संबंधित समाचार आज लगभग सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। जनसत्ता ने लिखा है, दिल्ली, आगरा सहित 21 शहरों की हवा खतरनाक स्तर पर। हिंदुस्तान ने सख्ती शीर्षक से खबर दी है, एनजीटी का आदेश, जिन शहरों में हवा खराब वहां पटाखे बेचने और जलाने पर 30 नवंबर तक रोक। हरिभूमि के मुख्य पृष्ठ की खबर है, देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक वहां पटाखे जलाने के 2 घंटे। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, धूम से मने दिवाली पर धड़ाम से नहीं। लोकल फॉर दिवाली का आह्वान, पीएम मोदी ने कहा, इस मंत्र से इकोनॉमी चमकेगी। पंजाब केसरी की बड़ी सुर्खी है, रामलला के दरबार में जलेंगे 21,000 दिए, हरिभूमि के बॉक्स में है। मोदी चिनफिंग आज एक मंच पर, अमर उजाला ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं बैठक में इमरान भी शामिल होंगे। वीर अर्जुन की टिप्पणी है, ट्रंप की हार से भी कम नहीं हुई चीन की टेंशन। ड्रैगन ने कहा, बाइडेन भी जारी रखेंगे सख्ती। दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ की खबर है, हार मानेंगे या फिर निकाल दिए जाएंगे ट्रंप। चीन का बाइडेन को बधाई देने से इनकार। हिंदुस्तान ने लिखा है, वणक्कम, हमें गर्व है कि आपकी मां यहां पैदा हुई। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनके गृह राज्य की ओर से भेजा गया भावुक पत्र। बचेगी नीतीश की कुर्सी या तेजस्वी बनेंगे सीएम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कौन बनेगा बिहार का सरताज, फैसला आज। शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना आज। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, बिहार किसका, फैसला आज। फाइजर का कोरोना टीका आखिरी ट्रायल में 90% कारगर। हिंदुस्तान इस समाचार को प्रमुखता देता है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, टाटा ने बनाई नई किट, 2 दिन में आने वाली रिपोर्ट अब 90 मिनट में मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू। 11 राज्यों में 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली और एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को बर्खास्त किया। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।